नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर अपन ने एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का एक रिवीजन लेक्चर रखा है। मेरा नाम है योगेश जैन और आपको पता है कि ये चैप्टर अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वाला एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, ये फेवरेट चैप्टर हो गए एग्जामिनर्स के। ठीक है, तो अपन पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे क्योंकि समय कम है, माल बहुत ज्यादा है। पॉइंट टू पॉइंट जहां जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं वो अपन बात कर लेंगे। ठीक है दोस्त, तो पूरा टॉपिक रिवाइज करेंगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। मैं आपको अच्छी खासी थ्योरी दे दूंगा जो आप रीड कर लेना, लेकिन मैं उनमें से काम का निष्कर्ष निकाल के आपको बता दूंगा। व्हाट इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री? तो ये एक ब्रांच है साइंस की, जैसे अलग अलग ब्रांचेस होती है ना, उस तरह से ये भी एक ब्रांच है। ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द केमिकल फिनोमिना अक्रिंग इन द एनवायरमेंट इज कॉल्ड एज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। जो भी एनवायरमेंट में गतिविधियां चल रही है, पॉल्यूशन चल रहा है या कोई भी अच्छी चीजें भी चल रही हैं एनवायरमेंट के प्रति, तो वो सब इस एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ी जाती है। जैसे होती है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, वैसे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है ना, बात समझ रहे हो? इसमें सिर्फ और सिर्फ एनवायरमेंट के ऊपर देखा जाता है कि एनवायरमेंट को कौन लोग हानि पहुंचा रहे हैं या कौन लोग फायदा पहुंचा रहे हैं, उसके बारे में डिस्कशन किया जाता है मेनली। ये हमारी धरती माता है, प्रणाम धरती माता। और इस धरती माता पे अगर आप देखोगे तो दो मैं गोले खींच रहा हूं। एक गोला मैंने ये वाला खींचा है बेटा, ये वाला गोला खींचा, और एक गोला और खींच रहा हूं मैं इससे थोड़ा सा बड़ा, एक थोड़ा सा बड़ा गोला और खींच रहा हूं इससे। अब ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, अगर मैं इस धरती माता के यहां से 10 किलोमीटर चलता हूं तो इस 10 किलोमीटर तक की रेंज में ट्रोपोस्फेयर होता है, और यहां से इस 40 किलोमीटर की रेंज में स्ट्रेटोस्फेयर होता है। ये वाला इलाका जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर का है, ये वाला इलाका जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर का है, और ये वाला जो इलाका है वो ट्रोपोस्फेयर का है, जो 10 किलोमीटर की रेडियस पे है। ट्रोपोस्फेयर है ना, 10 किलोमीटर की रेडियस पे। तो हमें इस ट्रोपोस्फेयर में क्या हो रहा है वो पढ़ना है, इस स्ट्रेटोस्फेयर में क्या हो रहा है पोल्यूशन के नाम पे वो पढ़ना है। ट्रोपोस्फेयर सीधे हमें हानिकारक, हमारे लिए हानिकारक होता है, हमें सीधे हानि पहुंचाता है। ट्रोपोस्फेयर के अंदर की जो भी चीजें हैं वो पृथ्वी को डायरेक्टली नुकसान पहुंचाती है। स्ट्रेटोस्फेयर में तो मेनली ओजोन की बात हमें करनी है, ओजोन की डिप्लीशन की बात करनी है। मेनली जो ओजोन होती है वो इस स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर मौजूद होती है, जो इस धरती के लिए कवच की तरह काम कर रही है और हमें यूवी रेडिएशन से बचा रही है। ये हम क्लास 6 7वीं से पढ़ते आ रहे हैं, 6-7 से। ठीक है दोस्त, तो वही एटमॉस्फेयर के दो रीजन में आपको डिस्कस कर रहा हूं, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जहां पे 99.5% ओजोन उपलब्ध है, हालांकि ट्रोपोस्फेयर में भी होती है, लेकिन ट्रोपोस्फेयर में जो ओजोन है वो हमारी किसी काम की नहीं है। हमारे काम की कौन सी वाली है? स्ट्रेटोस्फेयर वाली ओजोन काम की है। जो ट्रोपोस्फेयर में ओजोन है वो तो नुकसान ही पहुंचाती है, वो तो नुकसान ही पहुंचाती है। ठीक है ना, तो ओजोन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन बाय एब्जॉर्प्शन अप टू 99.5% इन स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में किसी काम की नहीं है। फिर अपन बात करेंगे पोल्यूशन की। 3 तरह के पोल्यूशन हमें देखने हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। थोड़ा लंबा है एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन उससे कम लंबा, और सॉइल पोल्यूशन सबसे कम लंबा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एयर को कौन कौन पोल्यूट कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्त, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एयर पोल्यूशन मेनली दो पॉल्यूटेंट्स की वजह से हो रहा है। एक गैसेस पॉल्यूटेंट्स होते हैं, एक पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स होते हैं। गैसेस मतलब जो गैसेस वगैरह आपके पोल्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है, वो गैसियस पोल्यूटेंट्स, और ये पार्टिकल नेचर के होते हैं, पार्टिकल नेचर के होते हैं, तो ये पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट। गैसियस जो है वो नेचुरल भी हो सकती है सोर्स उसका, और मैन मेड भी हो सकता है, मतलब मानव द्वारा निर्मित भी हो सकता है। नेचुरल सोर्सेस क्या क्या होते हैं गैसेस पॉल्यूटेंट के? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड और फॉरेस्ट फायर। जब आप जंगलों में अपने आप गर्मी की वजह से कभी आग लग जाती है तो वहां से हाइड्रोकार्बन्स निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या पार्शियल उसका कंबशन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और डिफरेंट डिफरेंट ये गैसेस निकलती है, तो वो पोल्यूशन की तरह काम में आती है। लेकिन दिस इज नेचुरल, कंट्रोलेबल है। मैन मेड पोल्यूशन अनकंट्रोलेबल है। जिस तरह से अभी शहरीकरण हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो चीजें ज्यादा इस्तेमाल हो रही हैं, तो ज्यादा पोल्यूशन भी हो रहा है, ज्यादा व्हीकल्स चल रहे हैं, तो ज्यादा अमाउंट में गैसियस पॉल्यूटेंट्स निकल रहे हैं भारी मात्रा में, जो कि हमारे एनवायरमेंट को हानि पहुंचा रहे हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन एक्सेट्रा। मतलब हाइड्रोकार्बन भी आपका पोल्यूशन की तरह काउंट होगा, गैस वाला, वो कार्सिनोजेनिक नेचर का होता है। पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट में क्या आता है? डस्ट, मिस्ट, फ्यूम्स, स्मोक और स्मोग। स्मोग का मतलब होता है स्मोक प्लस फोग।
स्मोक प्लस फोग। डस्ट पता है आपको, डस्ट के पार्टिकल आपने देखे हैं, मिस्ट भी उसी तरह के होते हैं, फ्यूम्स भी उसी तरह के होते हैं, स्मोक भी उसी तरह का होता है, आगे चल के डिस्कस करेंगे। ये सब पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स है, इसमें बहुत माइन्यूट से पार्टिकल्स होते हैं, हालांकि वो हमें नेकेड आई से नहीं दिखते, लेकिन जब वो एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं तो कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से हमें आर पार नहीं दिखता। अब किसी के आर पार नहीं दिख रहा मतलब वहां पे कुछ चीज है, तो वो क्या है, ये है। बात समझ में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बात करते हैं एयर पॉल्यूटेंट्स में। मैं ये जो भी गैसेस हैं उनके बारे में बता रहा हूं कि वो हमें कैसे नुकसान पहुंचाती है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, क्या हार्मफुल उसके इफेक्ट्स है। जैसे अगर कार्बन मोनोऑक्साइड अगर पॉल्यूटेंट की तरह है तो बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड, सुन लो ये पूरी कहानी बता रहा हूं मैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो 300 गुना ज्यादा मजबूत एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाती है जिसका नाम है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन है अगर ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, वो हमारे लिए फायदेमंद है कि हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन जा रहा है। लेकिन अगर वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है तो वो कार्सियोजेनिक नेचर की होती है और वो 300 गुना ज्यादा मजबूत होती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की। और अगर हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स उससे रिएक्ट कर गए तो फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम बनेगा, तो हमारे लिए दिक्कत वाली बात है। तो वो लिखा है इट इज मेनली, एक बार पढ़ लेते हैं फटाफट से, इट इज मेनली रिलीज्ड बाय ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ कार्बन। जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बन का कंप्लीट कंबसन तो क्या देता है दोस्त, वो तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड देता है, इनकम्प्लीट करोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। इट बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन टू फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन विच इज अबाउट 300 टाइम्स मोर स्टेबल देन द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स इन ब्लड। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ carboxy hemoglobin reaches 3 to 4%, then oxygen carrying capacity is greatly reduced। तो उस केस में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत डिक्रीज हो जाएगी। 3 से 4% तक अगर ये रीच कर जाता है तो फिर दर्द वाली बात है, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी तो फिर समझ रहे हो आप, दिक्कत वाली बात तो है ही सही, ठीक है ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसलिए पोल्यूटेंट की तरह है। बात करते हैं कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड हम कम कैसे कर सकते हैं, सिंक ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहां पर बस इतनी सी बात ध्यान रखो आप कि द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया एक्ट एज सिंक फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है वो हमारे लिए किसकी तरह बिहेव करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को सिंक करने का। सीधे सीधा क्वेश्चन आता है यहां से कि सिंक ऑफ सीओ क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया एक्ट एज सिंक फॉर सीओ। बैक्टीरिया जो है वो सीओ के लिए सिंक का काम करता है। क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के। कार्बन मोनोऑक्साइड इज पॉइजनस बिकॉज इट कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन ऑफ आरबीसी अबाउट 300 टाइम इजीली देन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। बता दिया आपको, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह, और वो मजबूत भी है। अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हुई तो हेडेक हो सकता है, आईसाइट वीक हो सकती है, नर्वसनेस आ सकती है, या कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर हो सकते हैं, अटैक वटैक भी आ सकता है, ठीक है ना। आईसाइट वीक, नर्वसनेस हो सकती है, थोड़ा डिप्रेशन सा फील होता है, हेडेक हो सकता है, और कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस भी हो सकती है, समझना बात को। प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत है अगर वो कार्बन मोनोऑक्साइड के कांटेक्ट में आती है। उससे होगा क्या, मतलब अगर उनको स्मोकिंग की हैबिट है जो कि नहीं होनी चाहिए, तो कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल ब्लड में इंक्रीज हो जाता है जिससे प्री मैच्योर बर्थ होता है। मतलब जो बच्चा 9 महीने में होना चाहिए या ज्यादा में होना चाहिए वो पहले हो जाता है 6-7 महीने में। तो प्री मैच्योर बर्थ अगर बच्चे को दिया तो वो बच्चा इतना स्ट्रांग नहीं होगा या बहुत ही कमजोर होगा। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस हो जाते हैं या डिफॉर्म बेबीज होते हैं। या तो 6-7 महीने में बच्चा होगा तो कमजोर बच्चा पैदा होगा, या फिर बच्चा जो पैदा होगा वो कैसा होगा, थोड़ा सा मतलब कहीं ना कहीं से उसमें कोई डिफॉर्मेशन होगा, हो सकता है हाथ में हो जाए, पैर में हो जाए, किसी प्रकार का कोई डिफॉर्मेशन हो जाए, या फिर बच्चा पैदा ही ना हो, उससे पहले ही उसकी डेथ हो जाए। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर ब्लड में लेवल इंक्रीज हो जाए प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। दीज आर दी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। मेरे हिसाब से क्लियर होगा। अब हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो कार्सियोजेनिक होते हैं। कैसे होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स आर कार्सियोजेनिक। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि कार्सियोजेनिक होते हैं। ये हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए एज वेल एज पेड़ पौधों दोनों के लिए नुकसानदायक है। जब हाइड्रोकार्बन आपका अमाउंट में ज्यादा हो जाएगा तो वो क्या करता है, जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें जल्दी एजिंग कर देता है, जिससे कि पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो टूटने लगती है, वो खत्म होने लगती है। तो वही चीज आगे लिखी हुई है कि दे हार्म प्लांट्स बाय कॉजिंग एजिंग, ब्रेकडाउन ऑफ टिश्यूज एंड शेडिंग ऑफ लीव्स, फ्लावर्स एंड ट्विग्स। ठीक है ना, फ्लावर्स मुरझा जाते हैं, लीव्स झड़ जाती हैं,
ड्यू टू हाइड्रोकार्बन। बात समझ में आ रही है? नेचुरल सोर्स क्या है कि जैसे फॉर्मल्डिहाइड को बैक्टीरिया ने डिकम्पोज किया तो वहां से मीथेन बन गया, वो हाइड्रोकार्बन बन गया। ठीक है, तो बैक्टीरिया फॉर्मल्डिहाइड को डिकम्पोज करके मीथेन बना सकते हैं, ये आपका नेचुरल सोर्स है। और मेन मेड सोर्सेस क्या है? मेन मेड सोर्स है कि आपने किसी फ्यूल को बर्न किया, मतलब जो गाड़ी वाड़ी चलाते हैं उससे फ्यूल बर्न हो रहा है तो वहां से हाइड्रोकार्बन रिलीज हो रहा है, या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के इवेपोरेशन से हाइड्रोकार्बन रिलीज होता है। ये मेन मेड सोर्स है, ये नेचुरल सोर्स है। इसका आपको हार्मफुल इफेक्ट भी बता दिया है। सल्फर कंपाउंड्स आर वेरी हार्मफुल, स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड तो बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट शो करता है। ठीक है, तो एक बार रीड कर लेते हैं। प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, द मोस्ट कॉमन स्पीसी सल्फर डाइऑक्साइड इज अ गैस दैट इज पॉइजनस टू बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। मैं क्या बोल रहा हूं आपको, सल्फर डाइऑक्साइड तो भयंकर रूप से कैसी है, मतलब पॉइजनस टाइप की है, ह्यूमंस के लिए भी एज वेल एज प्लांट्स के लिए भी बहुत हार्मफुल होती है। हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है सल्फर के कंपाउंड्स के, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड के? इवन अ लो कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कोजेज रेस्पिरेटरी डिजीज। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड मार्केट में मौजूद है, मतलब एनवायरमेंट में मौजूद है, तो दिक्कत क्या क्या हो सकती है? अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, एम्फीसीमा हो सकता है ह्यूमन बींग्स में। अस्थमा की प्रॉब्लम आपको पता है, सांस लेने में दिक्कत, ब्रोंकाइटिस खांसी आना, बार बार खांसी आना, उस टाइप की होती है। कॉजेज इरिटेशन टू द आईज रिजल्टिंग इन टीयर्स एंड रेडनेस। ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार हुआ, आपके साथ भी हुआ होगा, आंखों में से पानी आ जाता है, लाल पड़ जाती हैं आंखें। जब अपन किसी पोल्यूशन वाले जगह पे जाते हैं तो वहां पे ऐसा देखने को मिलता है जनरली। हाई कंसेंट्रेशन ऑफ SO2 लीड्स टू स्टिफनेस ऑफ फ्लावर बर्ड्स विच इवेंचुअली फॉल ऑफ फ्रॉम प्लांट। सल्फर डाइऑक्साइड अनकैटलाइज्ड ऑक्सीडेशन ऑफ sulfur dioxide is slow, however the presence of particulate matter is polluted air catalyze the oxidation sulfur। सुनो, ये सब इतनी सारी बकवास नहीं पढ़नी, काम की बात सुनो। सल्फर डाइऑक्साइड मार्केट में, मतलब एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करके SO3 गैस बना सकती है। इसका फॉर्मेशन और जल्दी कैटलाइज किया जा सकता है अगर पर्टिकुलेट मैटर आपके एनवायरनमेंट में मौजूद है। जैसे जो हमारी ट्रोपोस्फेयर में ओजोन है, वो ओजोन SO2 के साथ मिलकर क्या बना लेती है? SO3। कैसे बना लेती है? ओजोन जो होती है बेसिकली वो O2 प्लस नेसेट ऑक्सीजन छोड़ती है, तो ये जो नेसेट ऑक्सीजन है ये SO2 के साथ कंबाइन होकर SO3 बना लेगी और साथ में ऑक्सीजन गैस बना लेगी। इसी तरह से H2O2 जो है, H2O2 भी आपका कैसा होता है? H2O प्लस नेसेट ऑक्सीजन छोड़ता है, अगेन SO2 के साथ वो नेसेट ऑक्सीजन मिलेगी तो SO3 बनेगा, और SO3 इस वाटर वेपर्स के साथ मिलके H2SO4 बना लेगा। और ये जो H2SO4 बनेगा, जब बरसात होगी तो ये H2SO4 के मॉलिक्यूल्स भी उस बरसात के साथ टपकेंगे, तो बरसात नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी, रेन नहीं होगी, एसिड रेन होगी। कैसी होगी? एसिड रेन होगी। तो इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड एज वेल एज सल्फर ट्राइऑक्साइड बिहेव्स एज पोल्यूटेंट्स की तरह बिहेव करता है। इसके आपको वो पता होना चाहिए कि क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, नाइट्रोजन कंपाउंड देखते हैं। नाइट्रोजन कंपाउंड हमारे लिए कैसे हानिकारक है? तो नाइट्रोजन आपको पता है एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा नाइट्रोजन मौजूद है और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है लगभग 1483 केल्विन पे। अगर मान लो गर्मी बहुत ज्यादा होती है या किसी भी प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग जैसा सिनेरियो क्रिएट होता है तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रस ऑक्साइड बनाएगा, ये बनाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड। और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है इंस्टेंटली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके NO2 बना लेता है। क्या बना लेता है? NO2 गैस बना लेता है। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 इज फास्टर व्हेन नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर। अब ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड बना है, अब इसको पढ़ो आप। एट हाई एल्टीट्यूड व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कंबाइन टू फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। NO2 is oxidized to nitrate ion NO3 which is washed into soil where it serves as a fertilizer in an automobile engine. At high temperature when fossil fuel is burned, dinitrogen and dioxygen combine to yield significant quantities of nitric oxide and nitrogen oxide as given below। मतलब यहां से नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड कैसे बनता है वो बता रखा है। हमें इसके हार्मफुल इफेक्ट से मतलब है, ये कैसे हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है उससे मतलब है, ठीक है ना। नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे बन रहा है? नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, और ये NO जो है वो आपकी जो ऑक्सीजन गैस है उस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके NO2 में तब्दील हो रहा है। अब ये NO और NO2 कैसे हार्मफुल इफेक्ट की तरह हमारे लिए है वो बता दे रहा हूं। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड, क्या नुकसान करती है?
द इरिटेंट रेड हैज इन द ट्रैफिक एंड कंजेस्टेड प्लेसेस इज ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। आपने देखा होगा जब आप बहुत ज्यादा सिग्नल पे खड़े होते होंगे तो वहां पर रेड रेड सा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ दैट फ्यूल। और वो फ्यूल इतनी ज्यादा टेम्परेचर पे बर्न होता है कि वहां पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेते हैं, NO2 बना लेते हैं। हायर कंसेंट्रेशन ऑफ NO2 डैमेज द लीव्स ऑफ प्लांट्स एंड रिटार्ड द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब पंगा क्या है कि जैसे जैसे NO2 बनता रहेगा तो वो क्या करता है, जो आपकी लीव्स होती है उसको डैमेज कर देता है और फोटोसिंथेसिस की रेट को कम करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो एनवायरमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहा है, और अगर ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहा है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो स्लो होगा ही ना दोस्त। ठीक है, फिर उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज अ लंग इरिटेंट दैट कैन लीड टू एन एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज इन चिल्ड्रन। मेनली चिल्ड्रंस में होती है, और हम भी बच्चे ही हैं, अभी कौन से बड़े होगा भैया, हर एक आदमी के अंदर बच्चा मौजूद है। तो नाइट्रोजन मतलब मन से तो बच्चे ही है ना। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम करते हैं, खासतौर पर छोटे बच्चों को। और इट इज टॉक्सिक टू लिविंग टिश्यू ऑल्सो, इट इज ऑल्सो हार्मफुल टू वेरियस टेक्सटाइल फाइबर्स एंड मेटल्स। ये सिर्फ ह्यूमंस के लिए या प्लांट्स के लिए ही खराबी नहीं करते, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कपड़ों को खराब करते हैं, मेटल्स को खराब करते हैं, उनके लिए भी टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। बेसिकली इस पूरे को बताऊं तो NO और NO2 जो है वो एक तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को डिप्लीट करने का काम करते हैं, उनको हार्म करते हैं मेनली। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि आपको पता ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी भी है, लेकिन ज्यादा अमाउंट में हो गई तो फिर दिक्कत भी है। तो कितनी होनी चाहिए वो बात देख लो आप। नॉर्मली इट फॉर्म्स अबाउट 0.03% बाय वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो भी आपका एटमॉस्फेयर का वॉल्यूम है उसका 0.03% आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इफ द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्रॉसेस द डेलिकेट प्रोपोर्शन ऑफ 0.03%, द नेचुरल ग्रीन हाउस बैलेंस में गेट डिस्टर्ब्ड। कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल वार्मिंग। एक्चुअल में ग्रीन हाउस गैसेस होती है, उसमें CO2 भी है। अगर CO2 का अमाउंट ज्यादा हो गया तो फिर ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होने लग जाएगी अर्थ पर, और फिर ग्लोबल वार्मिंग मतलब जो हमारे ये बोल सकते हो हीट बहुत बढ़ जाएगी अर्थ पर, और ग्लेशियर्स वगैरह पिघल जाएंगे, बाढ़ आ जाएगी, फिर हम तो रहेंगे नहीं। जिसको तैरना आता है कितनी देर तक तैर लेगा, समझ रहे हो आप? तो CO2 का अमाउंट भी एक लिमिट में होना चाहिए, अगर उससे क्रॉस करता है तो फिर दर्द आ जाएगा, समझिए आप। अब स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन की बात करते हैं। ये तो ट्रोपोस्फेयर की बात थी जिसमें कौन कौन है, SO2, SO3, NO, NO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन। क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स करते हैं वो आपको ध्यान में रहने चाहिए, एक बार मैंने आपको रिकॉल करा दिया। स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन में क्या होता है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन मेनली देखना होता है स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन है वो मनुष्य के काम की है। अगर वहां से उस ओजोन को हम हटा देते हैं, ओजोन के मॉलिक्यूल्स को गायब कर लेते हैं, तो वो ओजोन होल क्रिएट कर लेती है, छेद हो जाते हैं। वो कैसे हो रहे हैं वहां पे वो सुनो आप। जो हम यहां से NO और CFC को छोड़ रहे हैं, ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, दीज टू कंपोनेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन होल। जो ओजोन में होल हो रहा है उसके लिए दो लोग रेस्पॉन्सिबल है। कैसे रेस्पॉन्सिबल है? ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है NO, ये स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट ओजोन के साथ रिएक्ट करती है। कैसे? ये जो O3 है ये किसमें टूट जाएगा, O+O2 में, तो ये नेसेट ऑक्सीजन इसके पास जाएगी, NO2 बन जाएगा और O2 बन जाएगा। फिर ये जो NO2 बना है ये फिर से अगले ओजोन के साथ नेसेट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वापस NO और O2 बना रहा है। अब ये वापस NO बना, ये वापस NO अगले ओजोन की वाट लगाएगा, ऐसे चलता रहेगा, चलता, फिर NO2 बनेगा, फिर NO2 NO बना देगा, ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा। लेकिन कंज्यूम क्या हो रहे हैं, O3 कंज्यूम होता जा रहा है ना, ओजोन बर्बाद होता जा रहा है ना। और ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में फायदेमंद है, ऑक्सीजन वहां किसी काम की नहीं है, वहां O2 से लेना देना ही नहीं है। ट्रोपोस्फेयर में ओजोन से हमें कोई मतलब नहीं है, यहां ऑक्सीजन से मतलब है। ट्रोपोस्फेयर की ऑक्सीजन की वाट भी यही लगा रहे थे, और स्ट्रेटोस्फेयर के ओजोन की वाट भी NO और NO2 ही लगा रहे हैं। बात समझना, तो ओजोन कम होती जा रही है, समझ पा रहे हो बात को? और हमारे घर में जो हम फ्रिज चला रहे हैं, हम AC चला रहे हैं, हमारे सुकून के लिए वो हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रोड्यूस कर रहे हैं। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन। कैसे? CF2Cl2 जो है वो Hν मतलब प्रकाश के साथ रिएक्ट करके, प्रकाश कोई आदमी नहीं है, प्रकाश मतलब लाइट, लाइट के साथ रिएक्ट करके रेडिकल मैकेनिज्म से बनाएगी ना।
CF2Cl और एक Cl ऐसे, और यहां से इस बॉन्ड को होमोलिटिकली आप तोड़ दोगे तो ये CF2Cl रेडिकल और क्लोरीन रेडिकल बनाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, इसमें भी फ्लोरीन और क्लोरीन है, ये भी H के साथ क्लोरीन रेडिकल और आपको ये दे देगा। अब ये जो क्लोरीन रेडिकल है, ये क्लोरीन रेडिकल इस ओजोन के साथ जो कि नेसेट ऑक्सीजन और O2 बनाता है, उस ओजोन के साथ ClO डॉट और ऑक्सीजन बनाएगा, मतलब ओजोन बर्बाद हुआ है। फिर ये ClO डॉट अगले ओजोन के नेसेट ऑक्सीजन के साथ वापस क्लोरीन रेडिकल और ऑक्सीजन बना देगा, मतलब ये O रेडिकल उस O के साथ O2 बना लेगा और फिर से क्लोरीन रेडिकल बन जाएगा। फिर क्लोरीन रेडिकल, फिर अगले ओजोन की वाट लगाएगा, फिर ये बनेगा, फिर ये अगले ओजोन की वाट लगाएगा, फिर क्लोरीन रेडिकल। चेन रिएक्शन चलती रहेगी, ओजोन बर्बाद होती रहेगी। एक मॉलिक्यूल ऑफ CFC डिस्ट्रॉय 1000 ओजोन मॉलिक्यूल। एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन 1000 से भी ज्यादा ओजोन के मॉलिक्यूल को बर्बाद करके आता है। चेन रिएक्शन जैसे अपन ने फोटो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन पढ़ा था ना, बिल्कुल वैसी वाली बात है। ये इंपॉर्टेंट बात थी, रिएक्शंस भी इंपॉर्टेंट है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बात करते हैं, अगर ओजोन लेयर डिप्लीट होती है तो उसका हमें क्या नुकसान है। सबसे बड़ा नुकसान तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि यूवी रेडिएशन सीधे आ जाएगी, सीधे आएगी, स्किन से टकराएगी, स्किन कैंसर कर देगी। तो द यूवी रेडिएशन डैमेज द कॉर्निया लेंस ऑफ द आई, आंखों पे नुकसान पहुंचाती है, सीधे सीधे यूवी रेडिएशन हमारे कॉर्निया को खराब कर देती है। द यूवी रेडिएशन अफेक्ट द प्लांट प्रोटीन सो रिड्यूस द क्लोरोफिल, प्लांट के प्रोटीन को रिड्यूस कर देती है। और द यूवी रेडिएशन अपसेट द हीट बैलेंस ऑफ द अर्थ, जो यूवी रेडिएशन आएगी, रेडिएशन आ रही है हीट के फॉर्म में आ रही है, तो फिर वापस से वही हीट बढ़ जाएगा धरती पे और ग्लेशियर पिघल जाएंगे, हम बह जाएंगे, मर जाएंगे, हम ना मरना चाहते। समझ गए आप बात को। तो ये है ओजोन लेयर को डिप्लीट करने की प्रॉब्लम। एसिड रेन क्या होती है। एक नॉर्मल रेन जो होती है उसका पीएच होता है लगभग 5.6, नॉर्मल रेन का पीएच होता है 5.6, और एसिड रेन जो होती है, एसिड रेन का पीएच होता है लेस देन 5.6। ये नॉर्मल रेन का पीएच है, और अगर इस पीएच से कम होगी तो वो एसिड रेन कहलाएगी, उसका पीएच 5.6 से कम होता है। बेसिकली जब पानी के साथ ये जो सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड इस तरह के आइटम मिल जाते हैं जो इंडस्ट्रियल वेस्ट से निकल रहे हैं, इंडस्ट्री से निकल रहे हैं, तो वो H2SO4 या HNO3 नाइट्रिक एसिड या फिर सल्फर आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बना लेते हैं, और वो फिर पानी के साथ ही झमाझम एसिड रेन करते हैं। तो इस पूरी कहानी में बस इतना ही है कि नॉर्मल रेन का पीएच 5.6, एसिड रेन का पीएच लेस देन 5.6 होता है। और एसिड रेन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, रेन कंटेनिंग H2SO4 एंड HNO3, जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड है, दैट इज द रेस्पॉन्सिबल पार्ट फॉर एसिड रेन। ठीक है ना दोस्त, ये काम की बात है पूरी एसिड रेन में। जैसे इसको समझने के लिए मैं आपको यहां पर सीधे लेके आता हूं कि ये इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड समझ लो SO2, और यहां से NO2 निकल रहा है। अब H2O के साथ ये मिक्स होगा, H2O प्लस SO2, तो आप देख लो सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदलता है, तो SO3 प्लस H2O क्या बन जाएगा, H2SO4 बन जाएगा। ऐसे NO2 प्लस वाटर करोगे तो ये HNO3 बन जाएगा। बात समझ में आ गई। और ये जब बनेगा तो वाटर वेपर के साथ, जो वाटर वेपर है उसके साथ मिलके बन रहा है, तो वो एसिडिक माहौल बन गया। कैसा माहौल बन गया, एसिडिक। फिर यहां से अब जो बरसात होगी, जो वर्षा होगी, वो नॉर्मल वर्षा नहीं, वो एसिड वाली वर्षा होगी। और एसिड वाली वर्षा होगी तो सभी को नुकसान पहुंचाएगी। जो हमारा वेजिटेशन है, मतलब जो हमारे खाद्य पदार्थ है, उसमें भी वो एसिड रेन जाके गिरेगी, तो वहां का पीएच भी चेंज होगा, तो वेजिटेबल भी चेंज हो जाएंगे, तो वो डैमेज कर देगा वेजिटेशन को। इसी के साथ साथ जो फॉग होगा हमारे एनवायरमेंट में, वो फॉग भी कैसा हो जाएगा, एसिडिक। जो रेन होगी वो एसिडिक हो ही रही है। और जो स्नो, वो जो ग्लेशियर्स हैं, वहां पर जो स्नो होगी वो भी एसिडिक नेचर की हो जाएगी। और एक्वेटिक लाइफ, जो मछलियां हैं, मगरमच्छ हैं, या जो भी हमारे एक्वेटिक लाइफ है, जब पीएच बढ़ेगा पानी का तो उनको भी तकलीफ होगी। तो इतनी सारी तकलीफें हो रही है जस्ट बिकॉज कि हम यहां से ये ईंधन निकाल रहे हैं। तो वो निकालना बंद भी नहीं कर सकते हालांकि, लेकिन कंट्रोल कर सकते हैं। अब होता क्या है, ध्यान से देखना मेरे दोस्त। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, इट कॉजेज रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स इन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। रेस्पिरेटरी तो देखो सब में आ रहा है, सभी रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम तो करते ही है। इट कोरोड्स वाटर पाइप, सो हैवी मेटल लाइक आयरन, लेड, कॉपर आर मिक्स्ड विद वाटर।
विच हैव टॉक्सिक इफेक्ट। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ये एसिड रेन आ रही है ना, ये सीधे जो वाटर के पाइप होते हैं हमारे नदी नालों में, जो हमारे घर में पानी की सप्लाई आ रही है वो तो किसी पाइप से आ रही है, तो उस पाइप में आयरन, लेड, कॉपर ये सब आइटम भी होते हैं और वो इन एलिमेंट्स के साथ मिलके सीधे हमारे नलों में से हमें पानी मिल रहा है। उसके साथ ये हार्मफुल एलिमेंट्स भी हमारे अंदर जा रहे हैं और इनकी क्वांटिटी ज्यादा होने पर दर्द भी हो सकता है, मतलब दर्द मतलब दिक्कतें भी हो सकती हैं। The acid rain increases the acidity of the lake, which is harmful to the aquatic ecosystem। वो जो पानी है, एक्वेटिक लाइफ वहां जहां चल रही है उसका भी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे तो वहां पे वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है। इट इज हार्मफुल फॉर एग्रीकल्चर, ट्रीज, प्लांट्स एज इट डिजॉल्व्स एंड वॉशेस अवे न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर देयर ग्रोथ एंड ऑल्सो डैमेजेस बिल्डिंग्स। ठीक है ना, ये सब मैंने आपको उसी चित्र में बता दिया कि किस किस को नुकसान कर रही है। ठीक है ना, वही है कि उसमें अपन ने देख लिया था। ताजमहल आपने सुना होगा, ये ताजमहल है। आप यहाँ पे देखो, ये ताजमहल यहाँ पे तो बढ़िया सुंदर दिख रहा है और इस पानी में देखोगे तो ये पीला पीला दिख रहा है। तो एक्चुअल में ताजमहल ऐसा ही हो चुका है लगभग लगभग सा, जस्ट बिकॉज एसिड रेन की वजह से। ये जो मार्बल है ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है और एसिड रेन के साथ रिएक्ट करके वो पीला पड़ता जा रहा है। कैसे पीला पड़ रहा है? इस इक्वेशन से पीला पड़ रहा है। ये कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2SO4 कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O प्लस CO2। तो यहाँ पर ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना मार्बल, वो कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मेशन कर रहा है, उसके से पीलापन आता जा रहा है ताजमहल में, क्योंकि उसके आसपास की जो इंडस्ट्रीज है वो वहां से बहुत ज्यादा हार्मफुल गैसेस SO2 NO2 निकल रही है। तो वाटर वेपर के साथ एसिडिक रेन की वजह से ऐसा सीन हो रहा है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है वो समझना। ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, वो गैसेस हमें लर्न होनी चाहिए, रटी हुई होनी चाहिए। मीथेन, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन एंड CO2। इसमें सल्फर का नहीं है, सल्फर वाली गैस ग्रीन हाउस गैसेस में नहीं आती, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो मीथेन, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड और CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन और ये CO2, ये आपकी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। इन ग्रीन हाउस गैसेस ये सारी कहां प्रेजेंट होती है? ट्रोपोस्फेयर में। देखो मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि क्या हो रहा होता है। ये अर्थ है हमारी धरती माता, और ये धरती माता के यहां पे आपका ट्रोपोस्फेयर है, ये आपका ट्रोपोस्फेयर है, और यहां पर ये आपका सन है, आग का गोला, ये आपका आग का गोला है, और यहां से ये रेडिएशन छोड़ रहा है। ये क्या कर रहा है? यहां से इस तरह से रेडिएशन छोड़ रहा है, ये इस तरह से रेडिएशन छोड़ रहा है। सन की जो हीट निकलती है ना, वो इस तरह से रेडिएशन छोड़ती हुई निकलती है, आपको पता ही है बात। तो अब वो रेडिएशन जो निकल रही है, यहां पर वो सारी की सारी गैसेस मौजूद हैं, जो भी ग्रीन हाउस गैसेस है ना, वो सारी इस ट्रोपोस्फेरिक एनवायरनमेंट में मौजूद है। यहाँ पर पूरे में, यहाँ पूरे ट्रोपोस्फेयर में वो सारी ग्रीन हाउस गैसेस मौजूद हैं। वो क्या करती है? ये जो सन से रेडिएशन आ रही है, हीट, ये एक तरह से वो इस एनर्जी को, इस हीट को ट्रैप्ड कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, वापस रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, खुद के अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब कर रही है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है, तो यहां पे इस एनवायरमेंट में, ट्रोपोस्फेयर में, वो जो रेडिएशन आ रही है, हीट आ रही है, वो एब्जॉर्ब हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही, AB एब्जॉर्ब हो रही है। अगर एब्जॉर्ब हो रही है तो हीट बढ़ रही है, हीट बढ़ रही है तो हमारे टेम्परेचर बढ़ रहा है पृथ्वी पर, और जो भी आउटर मोस्ट में ग्लेशियर्स है वो सब पिघल सकते हैं, और पिघल सकते हैं तो फिर आगे आप जानते ही हो कि क्या हो सकता है, हर तरफ पानी पानी हो जाएगा। ये कहानी है ग्रीन हाउस इफेक्ट की। अब आप चाहो तो एक बार रीड भी कर सकते हो इसको। द वार्मिंग ऑफ अर्थ ड्यू टू रीमिशन ऑफ सन्स एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ। द रिमिशन ऑफ अर्थ एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय CO2 molecules and water vapor present near the earth's surface, and then its radiation back to earth is called as greenhouse effect. So the temperature of earth is increased is called as global warming। कहने का मतलब यह है कि वो जो रेडिएशन आ रही है वो इन सारी गैसेस ने एब्जॉर्ब कर ली और री एमिट नहीं करी, तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। रेडिएशन जितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा ये गैसेस उस ट्रोपोस्फेयर में मौजूद होगी, जितनी ज्यादा ये गैसेस उस ट्रोपोस्फेयर में मौजूद होगी, उतना एब्जॉर्ब करेगी, उतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करेगी। तो ये आपकी ग्रीन हाउस गैसेस है, याद होनी चाहिए बेटा, फिर से कह रहा हूं। आगे चलते हैं। एक थे गैसेस पॉल्यूटेंट, एक है पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट। पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट भी दो तरह के, एक तो वायबल, एक नॉन वायबल। वायबल कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरिया, फंगाई, मोल्ड्स, एल्गे, मतलब ये ऑर्गेनिक टाइप के है ना, ऑर्गेनिक टाइप्स के हैं। नॉन वायबल मिस्ट, स्मोक, फ्यूम्स, डस्ट।
है ना, मिट्टी विट्टी वगैरह, स्मोक है, मिस्ट है, ये आपके नॉन वायबल हैं। नॉन वायबल का एक पर्टिकुलर साइज होता है, एक पर्टिकुलर साइज होता है। वायबल का कोई ऐसा साइज फिक्स नहीं है इसका, लेकिन साइज होता है अच्छा खासा, ठीक है ना, इसका साइज होता है, इसके पार्टिकल्स के साइज होते हैं। पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट अगर 5 माइक्रोन साइज से ऊपर के हैं, ग्रेटर देन 5 माइक्रोन के हैं, तो वो आपके नाक में फंस जाते हैं, नेसाल पैसेज को ब्लॉक कर देते हैं, इस पैसेज को ब्लॉक कर देते हैं। और अगर वो 1 माइक्रोन के लगभग के हैं तो फिर वो लंग्स के अंदर तक चले जाते हैं, और एक बार भर गया ना लंग्स तो सांस लेने में मतलब वहां पे ऑक्सीजन कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो फिर दर्द, मतलब फिर वही वाली बात, सांस कम लोगे तो दिक्कत ही दिक्कत है, खांसी आएगी, फिर थोड़ी देर बाद सांस ही नहीं आएगी। समझ गया आप बात को? तो ये वायबल और नॉन वायबल दो प्रकार के पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट होते हैं, जिसमें से ये नॉन वायबल है। आपने देखा ही होगा ना, स्मोक वगैरह, स्मोक नहीं, धुआं जो होता है। और आपने डस्ट देखी होगी, जो छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं कि किसी क्रेशर्स के पास, मतलब ये बड़े बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं उनके छोटे छोटे एक मतलब इनके डायमीटर्स होते हैं, कुल मिला के इनके डायमीटर्स होते हैं, ये पार्टिकल साइज के होते हैं, है ना। ये कहानी है नॉन वायबल की। अब यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट में स्मोक की बात करते हैं। स्मोक का मतलब होता है स्मोक प्लस फोग, स्मोक धुआं प्लस फोग, फोग मतलब आर पार नहीं दिखना, ठीक है ना। अब ये स्मोक जो है वो दो तरह का होता है, क्लासिकल और एक है फोटोकेमिकल। क्लासिकल, सी से क्लासिकल तो सी से कोल्ड एनवायरनमेंट, तो ये कूल ह्यूमिड क्लाइमेट में आपको देखने को मिलेगा, सी फॉर क्लासिकल, सी फॉर कूल एनवायरनमेंट। और इसमें बेसिकली क्या होता है, स्मोक होता है, फोग होता है और SO2। ऐसा पूछ लेगा आपसे, वो SO2 होता है क्लासिकल में, फोटोकेमिकल में तो क्लासिकल में होता है। और ये कैसी होती है, रिड्यूसिंग स्मोक होती है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। फोटोकेमिकल स्मोक जो है वो सनलाइट वाले एनवायरनमेंट में, जहां पे हॉट क्लाइमेट होता है वहां होती है। अकर्स इन वार्म, ड्राई एंड सनी क्लाइमेट, जहां गर्मी होती है, सूखा होता है, सनी क्लाइमेट होता है, वहां फोटो, नाम से पता चल रहा ना, फोटोन, फोटोन कहां मिलेंगे आपको, जहां लाइट होगी, ठीक है ना। एक्शन ऑफ सनलाइट ऑन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे सनलाइट के एक्शन से फोटोकेमिकल स्मोक बनता है। और ये कैसी प्रकार की होती है, ऑक्सीडाइजिंग स्मोक होती है। किस नेचर की होती है, ऑक्सीडाइजिंग। ये क्लासिकल वाली रिड्यूसिंग है और ये ऑक्सीडाइजिंग है। अब इस फोटोकेमिकल में कौन कौन से रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो सारे देख लो। SO2 नहीं होगी, SO2 क्लासिकल में। यहां पे ओजोन होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, फॉर्मल्डिहाइड होता है, एक्रोलिन होता है, ये वाला है ना, प्रोपेन, प्रोप-2-इनल। और पेन होता है, पेन मतलब परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, परऑक्सी एसिटाइल 2 कार्बन का, और ये नाइट्रेट, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये सब इसके पर्टिकुलेंट है फोटोकेमिकल वाले के, ध्यान रखना। और क्लासिकल वाले का SO2 है, स्मोक प्लस फोग प्लस SO2, वो रिड्यूसिंग, ये ऑक्सीडाइजिंग है, ध्यान रखना दोस्त, इंपॉर्टेंट है। अब फोटोकेमिकल स्मोक के क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। द कॉमन कंपोनेंट्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक आर ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड, एक्रोलिन, फॉर्मल्डिहाइड एंड परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये होते हैं। फोटोकेमिकल स्मोक कॉजेज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स कर सकता है। बोथ ओजोन एंड पेन एक्ट एज पावरफुल आई इरिटेंट्स, ओजोन और परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट दोनों ही आंखों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। और ओजोन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड इरिटेट्स, पहले देखो ओजोन और पेन तो क्या कर रहा है, आई को इरिटेट, कुछ भी आ सकता है स्टेटमेंट बन के, ध्यान से सुन लेना आप, कुछ भी स्टेटमेंट बन के आ सकता है, इसमें से कोई मतलब लॉजिक ही नहीं है, बिना मतलब कोई सी भी लाइन उठा के दे रहे हैं, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, ठीक है ना। ओजोन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड इरिटेट द नोज एंड थ्रोट एंड देयर हाई कंसंट्रेशन कॉजेस हेडेक, चेस्ट पेन, ड्राइनेस ऑफ द थ्रोट, कफ and difficulty in breathing. Photochemical smoke leads to cracking of rubber and extensive damage to plant life. It also causes corrosion of metals, stones, building materials, rubber and painted surface. कहने का मतलब है सारी चीजें हो रही है, हेडेक भी हो रहा है, चेस्ट पेन भी हो रहा है, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी, सारी लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, नाक और फेफड़े से रिलेटेड प्रॉब्लम सारी, सांस लेने में दिक्कत, चेस्ट में भारीपन और हेडेक होना, ठीक है। और अगर मैं आसपास की चीजों की बात करूं तो प्लांट की लाइफ को भी ये हार्म करता है, और मेटल्स और स्टोन को भी कोरोड करता है, ठीक है ना। ये फोटोकेमिकल स्मोक के कुछ इफेक्ट्स हैं।
और इसको हम लोग कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है भाई, यहां से भी आ जाता है। इफ वी कंट्रोल द प्राइमरी precursors of photochemical smoke such as NO2 and hydrocarbon, the secondary precursors such as ozone and pain, the photochemical smoke will automatically be reduced। देखो, अगर हमने प्राइमरी सोर्स को रोक लिया जो कि हाइड्रोकार्बन है और NO2 है, जो कहां से रोक सकते हैं, इंडस्ट्रीज से, व्हीकल को कंट्रोल करके, है ना, कुछ ऐसा फ्यूल यूज करके जो कि मतलब NO2 और हाइड्रोकार्बन ना छोड़े, तो आगे का काम रुक जाएगा, क्योंकि वो तो सेकेंडरी है। हाइड्रोकार्बन और NO2 की मदद से हमारा ओजोन और पेन इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, तो वो सेकेंडरी वाला भी कंट्रोल हो जाएगा। यूजुअली कैटालिटिक कन्वर्टर्स आर यूज इन द ऑटोमोबाइल्स विच प्रिवेंट द रिलीजेस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन टू द एटमॉस्फेयर। अब सुनो, यहां से क्वेश्चन आया था, मतलब अभी जो जेईई मेंस के एग्जाम हुए थे उनमें ऐसी लाइनों से भी क्वेश्चन आ गए थे। कैटालिटिक कन्वर्टर्स की बात करी थी, उसमें कैटालिटिक कन्वर्टर से हम फोटोकेमिकल स्मोक को कंट्रोल कर सकते हैं। आपने देखा होगा गाड़ियों के पीछे आजकल फिल्टर लगे रहते हैं, है ना, बहुत तरह के फिल्टर आते हैं, डीजल फिल्टर, एसी फिल्टर, इस टाइप के फिल्टर आते हैं। तो एग्जॉस्ट पीछे साइलेंसर टाइप का आपने देखा होगा, उसी टाइप का एक फिल्टर लगा होता है जो कि इन हार्मफुल गैसेस को बर्न कर देता है, कंबशन कर देता है इनका बेसिकली। तो वो कैटालिटिक कन्वर्टर्स गाड़ियों में भी यूज हो रहे हैं और बड़ी बड़ी जो आपकी इंडस्ट्रीज है उनकी चिमनीज में भी यूज हो रहे हैं, तो वहां से भी आप कंट्रोल कर सकते हो इसको। इसके अलावा सर्टेन प्लांट्स जैसे पाइनस हो गया, जूनिपेरस हो गया, क्वेरकस हो गया, पाइरस हो गया, विटिस हो गया, कैन मेटाबोलाइज नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड देयरफॉर देयर प्लांटेशन कुड हेल्प इन दिस मैटर। तो उनके प्लांटेशन से हम इसको बचा सकते हैं, इन पौधों को बनाने से, ठीक है ना। इन पौधों को लगाओ और नाइट्रोजन ऑक्साइड को कंज्यूम करवा लो, उसकी मेटाबॉलिज्म को रिड्यूस करवा दो। चले आगे, ये था आपका एयर पोल्यूशन। अब वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं कि वाटर पोल्यूशन से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वाटर पोल्यूशन में पहले तो मेजर वाटर पोल्यूटेंट्स क्या क्या है और कहां कहां से उसका सोर्स है। एक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जैसे पैथोजन हो गया, बैक्टीरिया हो गए, ये आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो हमारे घरेलू सीवेज से ही निकल के आ रहे हैं, डोमेस्टिक सीवेज से। एक होता है ऑर्गेनिक वेस्टेज। तो ऑर्गेनिक वेस्टेज जो है वो भी हमारे घरेलू सीवेज से, डोमेस्टिक सीवेज से आ रहे हैं। एनिमल के एक्सक्रीटा से आ रहे हैं, जो कुत्ते बिल्ली घूमते रहते हैं उनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है उसमें से आ रहे हैं। एंड वेस्ट डिकेइंग एनिमल्स एंड प्लांट्स, जो प्लांट्स और एनिमल्स की मृत्यु हो जाती है तो वो सड़ने लगते हैं, तो वहां से ऑर्गेनिक वेस्ट आ रहे हैं। डिस्चार्ज फ्रॉम फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज जो फेंक देती है सामानों को, तो वो सड़ता रहता है, वो सड़ने की वजह से ऑर्गेनिक वेस्ट क्रिएट होता है, और इनडायरेक्टली जा तो सब नदी नालों के थ्रू पानी में तो जा रहे हैं, ठीक है। प्लांट न्यूट्रिएंट्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से, केमिकल फर्टिलाइजर्स आर दी सोर्स फॉर प्लांट न्यूट्रिएंट्स। टॉक्सिक हैवी मेटल्स, ये भी पॉल्यूटेंट्स है ना, वो कहां से आ रहे हैं, इंडस्ट्री और केमिकल फैक्ट्रीज। ऑब्वियसली बात है, हैवी मेटल्स जो है वो इंडस्ट्रीज और केमिकल फैक्ट्रीज से आएंगे। सेडिमेंट्स, इरोजन ऑफ सॉइल बाय एग्रीकल्चर एंड स्ट्रिप माइनिंग, एग्रीकल्चर और स्ट्रिप माइनिंग से आपके सेडिमेंट्स आ रहे हैं। पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड जो छिड़काव करते हैं, आज भी गांव वगैरह में आप जाओगे तो उनको इतनी नॉलेज नहीं है, हालांकि अब तो बहुत अवेयरनेस आ गई है, तो वो पेस्टिसाइड्स वगैरह छिड़कते हैं अपनी क्रॉप्स पे, लेकिन वो हार्मफुल होती है। जब बरसात आती है तो वो जो लीव्स पे पेस्टिसाइड्स वो छिड़क रहे हैं वो बरसात के साथ नम जाता है वो बेसिकली, है ना, चला जाता है। तो केमिकल यूज फॉर किलिंग इंसेक्ट्स, फंजाई एंड वीड्स, है ना। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वो कहां से आते हैं, जब कोई न्यूक्लियर वॉर होता है या कोई न्यूक्लियर आपकी इंडस्ट्रीज है, थर्मल पावर प्लांट वगैरह है, वहां से आपके रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आते हैं। तो माइनिंग ऑफ यूरेनियम कंटेनिंग मिनरल्स, थर्मल पावर प्लांट्स की वजह से मेनली रेडियो एक्टिव सब्सटेंस देखने को मिलते हैं। और हीट वाटर यूज फॉर कूलिंग इंडस्ट्रीज, जो कूलिंग इंडस्ट्री होती है, जैसे आपने एसी वगैरह यूज किया हो तो एसी के एग्जॉस्ट पे आप जाके खड़े हो गए तो वहां से गर्म गर्म हवा निकलती है। उसी तरह से जितनी भी कूल वाली इंडस्ट्रीज है, कोल्ड स्टोरेज होते हैं, तो बेसिकली वहां से हीट बहुत ज्यादा निकलती है और वो भी हमारे वाटर में पोल्यूशन क्रिएट करती है। पास में आप, तो ये सारे सोर्सेज है और ये पोल्यूटेंट्स हैं। आगे चलते हैं दोस्त, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। देखो, एक पर्टिकुलर अमाउंट में वाटर के अंदर ऑक्सीजन होनी चाहिए जिससे कि उसके अंदर मौजूद प्लांट्स एज वेल एज एक्वेटिक लाइफ में वो ऑक्सीजन मिलती रहे और वो जिंदा रहे। अब कितनी डिसॉल्व ऑक्सीजन पानी के अंदर होनी चाहिए, और दूसरी चीज,
और दूसरी चीज, वो डिसॉल्व ऑक्सीजन क्यों होनी चाहिए? जो ऑर्गेनिक वेस्टेज है या किसी भी तरह का पॉल्यूशन है उसको डिग्रेड करने के लिए उतनी ऑक्सीजन की तो डिमांड है सही। तो द लार्ज पॉपुलेशन of bacteria decomposes organic matter present in water. They consume oxygen dissolved in water. The amount of oxygen that water can hold is the solution in the solution is limited. सुनो ध्यान से, जो बैक्टीरिया डिकम्पोज कर रहे हैं ना अपने ऑर्गेनिक वेस्टेज को, तो उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है एक पर्टिकुलर अमाउंट में, तब जाके वो डिकम्पोज कर पाते हैं। ये तो मैंने पहले भी बोला, ठीक है ना। तो वो कितनी चाहिए अपने को? डिसॉल्व ऑक्सीजन 10 ppm से कम होनी चाहिए, उसके बराबर होनी चाहिए, और 6 ppm से तो ज्यादा होनी चाहिए। अगर 6 ppm से कम हो गई, पार्ट्स पर मिलियन 6 ppm से कम हो गई तो एक्वेटिक लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उनको नहीं मिल पाएगी। और 10 ppm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए किसी कोल्ड वाटर में। इन कोल्ड वाटर डिसॉल्व ऑक्सीजन कैन रीच अ कंसंट्रेशन अप टू 10 ppm वेयर ऑक्सीजन इन एयर इज अबाउट 2 लाख ppm। मतलब हमारे को तो 2 लाख ppm चाहिए, एक्वेटिक लाइफ को फिर भी 10 ppm ही चाहिए। If the concentration of dissolved oxygen of water is below 6 ppm, the growth of fish gets inhibited. तो डिसॉल्व ऑक्सीजन रेंज याद रखो, आपसे पूछेगा सीधे सीधे कितनी डिसॉल्व ऑक्सीजन चाहिए, तो मिनिमम 6 ppm चाहिए, मैक्सिमम 10 ppm चाहिए। 6 से 10 के बीच में चाहिए एक्वेटिक लाइफ को और उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए। दैट्स इट, काम की बात तो यही है, दिस इज द काम की बात। एक होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है कि बैक्टीरियाज को जो डिकम्पोज करना है ऑर्गेनिक मैटर को, उसको डिकम्पोज करने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए उसको बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। तो वही लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ अ सैंपल वाटर इज कॉल्ड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब सीधी सीधी बात करते हैं कि एक साफ पानी में कितनी ऑक्सीजन होनी चाहिए और एक बहुत ज्यादा हैवी पॉल्यूटेड वाटर में कितनी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है। तो क्लीन वाटर में बीओडी जो है वो 5 ppm से कम चाहिए। 5 ppm से कम भी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन, मतलब इतनी बीओडी भी होगी तो भी वो वाटर क्लीन है, इसका मतलब वो वाटर क्लीन है। अगर उसमें बीओडी की वैल्यू 5 ppm से कम आ रही है ना, इसका मतलब वो वाटर कैसा है? क्लीन है। अगर बीओडी की डिमांड 17 या 17 ppm से ज्यादा आ रही है, इसका मतलब वो वाटर हाईली पॉल्यूटेड है, सड़ा हुआ पानी है। अगर इतनी डिमांड आ रही है, सबसे काम की बात क्या है आपका? ये इतना सा पोर्शन, बाकी सब बकवास, कुछ नहीं पढ़ने का है, इतना सा। क्लीन वाटर में बीओडी लेस देन 5 ppm की रिक्वायरमेंट होती है और हाईली पोल्यूटेड वाटर में 17 ppm से ऊपर होती है। काम की बात है, दिस इज योर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर में कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं, उनकी कितनी रिक्वायरमेंट है और कितनी ज्यादा होने पर क्या डिजीज हो सकती है। तो जैसे फ्लोराइड है, तो ड्रिंकिंग वाटर में फ्लोराइड जो है वो 1 ppm या उससे कम होना चाहिए। इससे ज्यादा होने पर वो बोन डेंसिटी में गड़बड़ कर देता है, प्लस टूथ को डिके कर देता है, पीले कर देता है दांतों को। राजस्थान के कुछ ऐसे इलाके हैं जिसमें फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अगर ये फ्लोराइड की मात्रा 2 ppm से ज्यादा है तो ब्राउन मोटलिंग ऑफ टीथ हो जाएगा, और 10 ppm से ज्यादा है तो फिर ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है फॉर बोन्स, है ना। राजस्थान के कुछ इलाके में बहुत ज्यादा होती है तो वहां पे बोन्स वगैरह में काफी दिक्कत आने लगती है। 2 ppm से ज्यादा तो ये दिक्कत, 10 ppm से ज्यादा तो बोन्स के लिए हार्मफुल फॉर बोन्स, हार्मफुल फॉर बोन्स। और कितनी होनी चाहिए? वैसे तो ड्रिंकिंग वाटर में 1 ppm या उससे कम होनी चाहिए, उतनी सही है। बस ये वैल्यूज याद रखनी है। आपका जो लेड है, लेड आपका कितना होना चाहिए? 50 पार्ट्स पर बिलियन ppb। लेड का कंसेंट्रेशन ड्रिंकिंग वाटर में 50 ppb से कम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। ये आपका लेड का होना चाहिए, नहीं तो लेड ज्यादा होने पर किडनी, लीवर और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को खराब कर सकती है। तो देख लेना भैया थोड़ा संभल के, है ना। और सल्फेट कितना होना चाहिए? सल्फेट की क्वांटिटी लेस देन 500 ppm होनी चाहिए ड्रिंकिंग वाटर में, वरना ये लैक्सेटिव इफेक्ट कर देता है, मतलब आपका पेट की चमड़ी ढीली ढीली से पड़ जाएगी, ठीक है ना। तो सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन आपको 500 ppm से लेस रखनी है। नाइट्रेट जो है, नाइट्रेट आयन की कंसंट्रेशन 50 ppm से कम होनी चाहिए, वरना ब्लू बेबी सिंड्रोम वाली प्रॉब्लम हो जाती है, नीले नीले बच्चे हो जाएंगे, नील पड़ जाती है शरीर में। नाइट्रेट लेस देन 50 ppm होना चाहिए, ठीक है ना। ये वैल्यूज एक जगह लिख के याद करनी है बेटा आपको।
और भी कुछ मेटल्स होते हैं जैसे आयरन है, मैंगनीज है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, जिंक है, कैडमियम है, तो इसके लिए 0.2 होती है, 0.05, 0.2, 3.0, 5.0 और 0.005 होती है कैडमियम की। ठीक है, याद ही करनी पड़ेगी, पीपीएम में है सारी वैल्यूज, और कोई तरीका नहीं है। अब लैंड और सॉइल पोल्यूशन की बात करते हैं। वाटर पोल्यूशन में मेनली बीओडी की वैल्यूज और कितने ड्रिंकिंग वाटर में जो आपकी कंसंट्रेशन है उनकी वैल्यूज, और डिसॉल्व ऑक्सीजन वाली वैल्यू याद रखनी थी आपको। लैंड और सॉइल पोल्यूशन में क्या है कि मेनली लैंड पोल्यूशन पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स और इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट की वजह से होता है। भाई पुराने जमाने में पेस्टिसाइड्स यूज होते थे, हालांकि अब तो बैन हो गए हैं। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 से पहले तक पेस्टिसाइड्स में निकोटीन यूज होता था, जो आजकल सिगरेट्स में आता है, और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे डीडीटी यूज होना चालू हुआ, लेकिन ये सब हार्मफुल थे ह्यूमंस के लिए भी एज वेल एज लैंड के लिए भी। भूमि को, मतलब जो लैंड है उसको बंजर कर देते थे, तो इसलिए इनको बैन कर दिया गया पेस्टिसाइड्स को। और कुछ ऑर्गेनिक टॉक्सिन भी होते हैं जैसे एल्ड्रीन, डिल्ड्रीन, जो कि वाटर इंसॉल्युबल होते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब आने वाली संतानों की संतानों की संतानें भी उसको देख सकती है, उसके इफेक्ट को महसूस कर सकती है। हर्बिसाइड्स जो होते हैं वो पेस्टिसाइड्स से कम हार्मफुल होते हैं, लेकिन हार्मफुल होते हैं। पेस्टिसाइड्स के बाद हम ह्यूमंस हर्बिसाइड्स को यूज करने लगे, जो होता है सोडियम क्लोरेट NaClO3 और सोडियम आर्सेनेट Na3ASO3। ये दो आपके हर्बिसाइड से ध्यान रखना। ये ऐसे कैसे पूछ लेगा व्हाट इज हर्बिसाइड, तो ये लिख के आना है। इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट दो तरह के हो सकते हैं, एक तो बायोडिग्रेडेबल, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल कहां से आते हैं? कॉटन मिल से आते हैं, पेपर मिल से आते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से आते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल थर्मल पावर प्लांट से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल। आयरन और स्टील प्लांट से, ब्लास्ट फर्नेस से स्टील मेल्टिंग स्लैग निकलती है, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग निकलती है। फर्टिलाइजर, फार्मास्यूटिकल, केमिकल, पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज से, यहां से नॉन बायोडिग्रेडेबल इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट निकलते हैं। क्या हम इन वेस्ट, इस पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं? इस वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं? बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं, वो मैं बताता हूं। उससे पहले एक और बात सुनो, ये जो परसेंटेज का लेवल है, अगर मैं मॉलिक्यूलर लेवल पे जाऊं तो यहां से यहां तक पहुंचने में हर एक स्टेज पे 10% इंक्रीज होता चला जाता है। ये जो अपन ने पोल्यूशन देगा, मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर कुछ है तो उसके बाद 10% यहां इंक्रीज होगा, फिर यहां से स्मॉल फिश तक 10%, फिर लार्ज फिश तक 10%, फिर लार्जर फिश तक 10%, फिर लार्जेस्ट फिश तक 10%, और फिर ह्यूमन बीइंग तक 10%। तो मतलब यहां से यहां तक आते आते तो भयंकर पोल्यूशन हो गया। एवरी स्टेज पर 10% इंक्रीमेंट हो रहा है पोल्यूटेंट्स का। एट ईच लेवल 10% इंक्रीमेंट इन पोल्यूटेंट्स का। ठीक है ना। हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन को सिस्टमाइज कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ स्ट्रेटेजी यूज करके क्या कर सकते हैं? आपने ऐसे डस्टबिन देखे होंगे, आजकल बहुत सारे तरीके का डस्टबिन चला है। एक में सूखा कचरा, एक में गीला कचरा, एक में दवाई वाला कचरा, है ना, एक में बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायो, मतलब इस तरह के कचरे के भी अलग अलग डब्बे रखे रहते हैं, आपने देखा होगा, जिससे कि अपन सेपरेट करके उसको पर्टिकुलरली रिसाइकल कर सकते हैं, या पर्टिकुलरली कहीं ऐसी जगह पे डंप कर सकते हैं, भैया ये तो सही नहीं होने वाला, इसको यहां पे डंप कर दो ताकि किसी को कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो वेस्ट मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो? एनारोबिक डाइजेशन से कर सकते हो, विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन से, है ना, एनारोबिक डाइजेशन। रिसाइकिल कर सकते हो, जैसे कांच रिसाइकिल हो जाता है, और भी बहुत सारे आइटम है जो रिसाइकिल हो जाते हैं, तो उसको अलग से कलेक्ट करके उसे रिसाइकिल कर सकते हैं। ग्रीन फ्यूल हम लोग यूज कर सकते हैं, जो कि कम अमाउंट में पोल्यूशन क्रिएट करे। डंपिंग कर सकते हैं, मतलब रादर देन कि अपन हर घर के बाहर कचरा डालें, कोई एक ऐसी प्लेस बना ले जहां पे डंप यार्ड बना ले, जहां पे हम उस वेस्ट को डंप कर रहे हैं। ठीक है। फिर इनकिनरेशन कर सकते हैं, कन्वर्ट ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू CO2 एंड वाटर। जो जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उनको CO2 और वाटर में तब्दील करके, तो इस तरह से वेस्ट मैनेजमेंट किया जा सकता है। अब इतनी डिटेल में मत जाओ, ये बात समझ में आ गई ना आपको कि अलग अलग प्रकार के कचरों को अलग अलग डब्बों में डाल लोगे तो पता चल जाएगा ये रिसाइकल हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये काम का है, ये बिना काम का है, तो उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट है ग्रीन केमिस्ट्री। आजकल मतलब हरे रंग की केमिस्ट्री नहीं है, पहली बात तो। ग्रीन केमिस्ट्री का मतलब है कि पहले हम क्या यूज कर रहे थे और अब हम क्या यूज कर रहे हैं, जिससे कि हमने चीजों पे कंट्रोल पा लिया है। तो पहले हम क्लोथ की ड्राई क्लीनिंग के लिए टेट्राक्लोरोइथीन का इस्तेमाल करते थे, जो कि कार्सियोजेनिक होता था, कार्सियोजेनिक
नेचर का मतलब कैंसर प्रोड्यूसिंग होता था। अब उसके स्थान पर हम क्या यूज करने लगे, लिक्विड CO2। और लिक्विड CO2 से भी बेटर अब क्या कर लिया हमने, H2O2, जिसमें पानी भी कम लगता है। मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करने लगे हैं एज ए ब्लीचिंग एजेंट, ड्राई क्लीन करने के लिए क्लोथ्स को। मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही होगी कि H2O2 यूज कर रहे हैं, पहले लिक्विड CO2 कर रहे थे, उससे पहले टेट्राक्लोरोथेन। तो हमने डिक्रीज ही किया है पोल्यूटेंट्स को, पोल्यूशन को, मतलब हार्मफुल नेचर से, ठीक है ना। जैसे ब्लीचिंग ऑफ पेपर, पेपर की ब्लीचिंग करने के लिए पहले हम क्लोरीन गैस यूज करते थे, अब हम H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करते हैं, ठीक है। केमिकल को सिंथेसाइज करने के लिए जैसे इथेनॉल इज नाउ कमर्शियली प्रिपेयर्ड बाय वन स्टेप ऑक्सीडेशन ऑफ इथीन इन द प्रेजेंस ऑफ आयनिक कैटलिस्ट इन एक्वस मीडियम विद यील्ड ऑफ 90%। पहले इथेनॉल को बनाने के लिए बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस करना पड़ता था, अब हम इथीन से एक ही स्टेप में ज्यादा इधर उधर कोई वेस्टेज ना करते हुए, भाई पहले स्टेप बाय स्टेप होगा तो कुछ इधर वेस्ट होगा, फिर इधर वेस्ट होगा, फिर इधर वेस्ट होगा। अब एक ही स्टेप में हो रहा है तो एक साथ ही जो वेस्ट होना होगा हो जाएगा, ज्यादा वेस्टेज नहीं होगा। 90% यील्ड के साथ इथेनॉल बना सकते हैं आयनिक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। बात समझ में आ गई क्या दोस्त, बात समझ में आ गई क्या। और हम ग्रीन सॉल्यूशन टू क्लीन टर्बिड वाटर, टर्बिड वाटर मतलब जो गंदा मैला नाली टाइप का वाटर है उसको क्लीन करने के लिए हमने ग्रीन सॉल्यूशन निकाला है। जैसे एक तो पाउडर ऑफ कर्नल ऑफ टेमेरिंड सीड्स हैज बीन फाउंड टू बी एन इफेक्टिव मटेरियल टू मेक म्युनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर क्लीन, ठीक है ना। म्युनिसिपल वाटर को क्लीन करने के लिए कर्नल ऑफ टेमेरिंड सीड्स का यूज किया जाता है। ये नॉन टॉक्सिक, बायोडिग्रेडेबल एज वेल एज कॉस्ट इफेक्टिव होने चाहिए। नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए, बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव मटेरियल है। दिस पाउडर इज यूजुअली डिस्कार्डेड एज एग्रीकल्चर वेस्ट, ये एग्रीकल्चर वेस्ट होने की वजह से डिस्कार्ड कर दिया गया। द प्रेजेंट प्रैक्टिस इज टू यूज एलम टू ट्रीट सच वाटर, इस तरह के टर्बिड वाटर को अब हम किससे ट्रीट कर रहे हैं, एलम से। लेकिन उससे प्रॉब्लम है, एलम भी इतना सही नहीं है। मतलब इट हैज बीन फाउंड दैट एलम इंक्रीजेस टॉक्सिक आयंस इन ट्रीटेड वाटर एंड कैन कॉज डिजीजेस। हालांकि वो भी सही नहीं था, वो एग्रीकल्चर वेस्ट था इसलिए उसको डिस्कार्ड किया, उसकी जगह पे एलम यूज किया। और एलम जो है वो भी सही नहीं है, वो भी टॉक्सिक एलिमेंट्स प्रोड्यूस करता है। एक बार इसको रीड करो फिर मैं बताता हूं, ठीक है डियर। आपने एक बार रीड कर लिया होगा तो ये पूरा पूरा आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री खत्म होता है। देखो ये चैप्टर बहुत थ्योरेटिकल होता है, मैंने ज़्यादा डिटेल में आपसे बात नहीं करी। एक्चुअल में पूरा थ्योरी को समझने के लिए डिटेल में बात करनी पड़ती है। तो थोड़ा सा आपको अगर पहले से चीज़ों का आइडिया है तो काम काम पे हमने पॉइंट ठोका है कि भैया इसकी वजह से ये दिक्कत, इसकी वजह से दिक्कत, इसकी वजह से दिक्कत, इतना वाटर पोल्यूशन के लिए इतना ऑक्सीजन की डिमांड है साहब, है ना, उसको BOD बोला गया है। और इतनी इतनी मात्रा में आपके ये आयंस होने चाहिए तो आपका वाटर पीने योग्य है ना। और लैंड और सॉइल पोल्यूशन, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स और इंडस्ट्रियल वेस्टेज की वजह से हो रहे हैं, कैसे हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं वो अपन ने ग्रीन केमिस्ट्री में देखा, ठीक है ना। होप आप लोगों को ये चैप्टर जितना मतलब पेपर में रिक्वायर्ड है उतना यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि 14 फेब जो होता है अपना, वो एक ब्लैक डे भी है। और उसमें अपना जो पुलवामा में जो भी हमारे सैनिक शहीद हुए थे उनके लिए बस मैं 2 लाइन बोलना चाहता हूँ कि वतन से मोहब्बत वो इस कदर निभा गए, वतन से मोहब्बत वो इस कदर निभा गए, मोहब्बत के दिन वतन पर जान लुटा गए, मोहब्बत के दिन वतन पर जान लुटा गए। मैं मतलब यार हमारी देश की रक्षा करते हैं हमारे सैनिक, ठीक है, हम लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। और तो मैं सभी को बहुत बहुत नमन करता हूं और जय हिंद, जय भारत।